हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज का अध्ययन करा रहा हूँ। तो जनरल स्टडीज में अभी हम लोग मैराथन सीरीज के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। साथियों, आज ये आपकी 9वीं क्लास है और इन क्लास के माध्यम से हम लोग उन इंपॉर्टेंट फैक्ट और डाटा को भी डिस्कस करते हैं जो आपके क्वेश्चन से संबंधित होते हैं, जिनको अगर आप नहीं लिखेंगे तो भूल जाएगा और लिखेंगे तो बहुत समय जाएगा। इसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। साथियों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन है, कहाँ के स्तूप के उत्खनन में शारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जी हाँ, देखिए यहाँ पर राजगृह, कुशीनगर, सांची और सारनाथ। तो इसका जो सही विकल्प है मित्र वो है सांची। जी हाँ, सांची की पहाड़ी से प्राप्त 3 स्तूपों में क्रमशः प्रथम विशाल स्तूप या महास्तूप में भगवान बुद्ध के धातु अवशेष सुरक्षित हैं। द्वितीय स्तूप से का जो है अशोक कालीन धर्म प्रचारकों के धातु अवशेष सुरक्षित हैं। ठीक है। तृतीय स्तूप में अगर हम बात करें तो बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र एवं महामोदगलायन के धातु अवशेष सुरक्षित हैं। ध्यान समझिएगा भैया, किसमें? तृतीय अवशेष में जो सारिपुत्र हैं, यानी भगवान बुद्ध के जो प्रमुख 2 शिष्य सारिपुत्र और दूसरे कौन है, महामोदगलायन के धातु अवशेष सुरक्षित हैं। ठीक है। सांची स्तूप स्थल का संबंध बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। बुद्ध के पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन भरहुत स्तूप में किया गया है। तो ये क्वेश्चंस भाई इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के अलग अलग तरीके से मिलते जुलते क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं जो स्क्रीन पर दिया गया है यही आपको एग्जाम में मिले, मिलता जुलता क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर तैयार करें। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच ने, समुद्रगुप्त ने, श्रीगुप्त ने? जी हाँ भाई, बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने। जी हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। उसने ही सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। किसका? स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन कराया था। इतिहास में एक नए संवत, जी हाँ गुप्त संवत 319 ईस्वी चलाने का श्रेय भी चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और यहाँ पर देखें, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? भरत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, बारिंद्र कुमार घोष, पुलिन बिहारी? भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर बी। जी हाँ, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने 1999 ईस्वी में मित्र मेला नामक संस्था स्थापित किया था। क्या नाम था उसका? मित्र मेला। ठीक है। यह संस्था कालांतर में यानी बाद में 1904 ईस्वी में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हो गई। अभिनव भारत समाज की शाखाएं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सक्रिय थे। इसके मुख्य सदस्य अनंत लक्ष्मण कन्हारे थे, जिन्होंने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की। मतलब नासिक षड्यंत्र के माध्यम से ये जाना जाता है। वरिंद्र कुमार घोष की अगर हम बात करें तो इन्होंने 1906 ईस्वी में कलकत्ता में युगांतर नामक संस्था स्थापित की थी। कौन? वरिंद्र कुमार घोष साहब ने। भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में पंजाब में जो है भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो देखो भैया, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू? भाई बताओ सही विकल्प। तो सही विकल्प है भैया मौलाना मोहम्मद अली। जी हाँ, मौलाना मोहम्मद अली। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में प्रारंभ हुआ। इसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। प्रधानमंत्री उस समय थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद शफी जिन्ना एवं मोहम्मद अली शामिल थे। ठीक है। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था इसमें से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? देखिए यहाँ पर, अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया जाए। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू किया और सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो है भैया सही विकल्प है आपका, ये आपका उपर्युक्त सभी। जी हाँ, तो अगर हम बात करें तो गांधी जी के संदर्भ में ये जो है तीनों कथन सही है। गांधी जी ने देश को उपनिवेशवाद से मुक्ति दिलाने के लिए असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया। गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन
1930 ईस्वी में शुरू किया था। ठीक है, दोनों चीजें। और उसके बाद गांधी जी ने सामाजिक उत्थान के लिए, अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया? तो हम सब बहुत जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 4 विकल्प है, इनमें सही है आयरलैंड। देखो इतना बार क्वेश्चन पूछेगा मित्र, आपसे अनुरोध रहेगा कि जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुआ करें, कृपया आप उनको जरूर यहाँ पर लिख करके बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप जरूर कर लें। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखें भैया, सही विकल्प है आपका आयरलैंड। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान की अगर हम स्रोत की बात करें तो ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली लिया गया है, विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है, इकहरी नागरिकता ली गई है, विधि का शासन लिया गया है। ये कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, अगर हम बात करें यूएसए से, तो यूएसए से हमने मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति जैसे ये जो तथ्य हैं ये हमारे संविधान में यूएसए से लिए गए हैं। अगर हम बात करें फ्रांस से, तो फ्रांस से भैया लिया गया है गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिए गए हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो भैया, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, और कूट के माध्यम से आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन में ये सही है, यानी उपरोक्त तीनों, यानी ये तीनों कथन भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक हैं, तत्व हैं, सिद्धांत हैं, उनसे संबंधित में ये सही है। नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करें तो संविधान के भाग 4 में क्वेश्चन बन सकता है भाई। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय सरकार को बाध्य नहीं कर सकती। ठीक है, ये देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं। राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायालय निर्वाचन संबंधी मामले में हस्तक्षेप कर सकता है जनहित याचिका के आधार पर, निर्वाचन याचिका के आधार पर, व्यक्तिगत हित याचिका के आधार पर, समूह हित याचिका के आधार पर। तो भाई बताओ सही विकल्प है आपका यहाँ पर जो है बी, निर्वाचन याचिका के आधार पर। अगर हम बात करें, भारत में न्यायालय निर्वाचन संबंधी मामले में केवल निर्वाचन याचिका के आधार पर हस्तक्षेप कर सकता है। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडलों के आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव एवं उपचुनाव का अधीक्षण करता है। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी सभी संदेह और विवाद जो है उच्चतम न्यायालय देखता है, ये अनुच्छेद 71 के तहत। ठीक है, अगर हम बात करें संसद और राज्य जो है विधायिकाओं के चुनाव संबंधी सभी संदेहों और विवादों के निपटारे का प्रारंभिक न्यायाधिकार संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का है, जो कि अनुच्छेद 329, जी हाँ, अनुच्छेद 329 के अंतर्गत निहित है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यूएसए, जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है किसका? आप देखें, अपनत घाटी का, अभिनत घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का, रिफ्ट घाटी का। तो मित्र आप जानते हैं कि जो पीडीएफ ग्रुप बना हुआ है उसमें रेगुलर बेसिस पर संडे को टेस्ट भी होता है, तो वो टेस्ट आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। और आप उस ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ें। ठीक है, और यहाँ पर जो लास्ट संडे को टेस्ट हुआ था उसमें अभी 19 लोगों ने 100% स्कोर प्राप्त किया, बहुत सारे साथियों ने 97, 95, 92, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आप जानते हैं रेगुलर बेसिस पर जो आप सॉल्व कराया जा रहा है, अभी जो 6 विषयों के एग्जाम्स हुए थे उनमें आपको 20 से ज़्यादा क्वेश्चन इसी प्रकार के देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर भैया जो विकल्प में देखें सही विकल्प है आपका रिफ्ट घाटी। जी हाँ, मृत घाटी कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है। अगर हम बात करें मृत घाटी की, तो ये कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है। यह भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली का उदाहरण है। यह मोजाबे रेगिस्तान में स्थित है। यह उत्तरी अमेरिका के सबसे निचले शुष्क तथा गर्म स्थानों में से एक है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है?
बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है, घट सकती है। तो भाई इस तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है अभी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घटती है। लिंडमान के 10% नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। इसलिए एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में ऊर्जा की मात्रा अगर हम बात करें तो क्रमशः घट जाती है, यानी घटती जाती है। इस कारण ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऊर्जा का चक्रण और पुनर्चक्रण संभव नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा होता है। वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता है। वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। वह वस्तु के बराबर होता है वह सीधा होता है। तो देखिए यहाँ पर भैया सही विकल्प है आपका सी। जी हाँ, वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। दृष्टिपटल यानी रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। किंतु मस्तिष्क हमें वस्तु का ज्ञान ठीक उसी प्रकार कराता है जैसा उसका वास्तविक स्वरूप होता है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? एल्कोहल, ईथर, वाटर गैस, प्राकृतिक गैस। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका डी, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस कई गैसों का मिश्रण है। इसमें मुख्यतः मीथेन होती है तथा 0 से लेकर के 20% तक अन्य उच्च हाइड्रोकार्बन गैसें होती हैं। प्राकृतिक गैस मुख्यतः जीवाश्म ईंधन है, इसलिए इसे जीवाश्म गैस भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स के द्वारा, ओम्स के द्वारा और एम्पियर के द्वारा, वोल्ट्स के द्वारा। तो भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये बिट्स के द्वारा। जी हाँ, कंप्यूटर की स्मृति का मापन बिट्स के द्वारा जाता है। बिट्स का अर्थ होता है बाइनरी डिजिट। जी हाँ, बाइनरी डिजिट 2 अंकों से बना होता है, 0 और 1। यह कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो योजना आयोग, विनिवेश आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका सी। जी हाँ, नीति आयोग। भारत सरकार कई आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास आधारित कार्यक्रम संचालित करती है। इसकी निगरानी और क्रियान्वयन नीति आयोग द्वारा किया जाता है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्यों के लिए एक नोडल संस्था है। इन लक्ष्यों को पूरा करने की समय सीमा वर्ष 2030 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता? बैंक दर, CRR, PLR, SLR। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका सी। जी हाँ, ये है PLR। जी हाँ, PLR वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपने विश्वसनीय ग्राहकों को ऋण देता है। यह दर प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक स्वयं तय करता है। अगर हम बात करें RBI केवल बैंक दर, CRR और SLR निर्धारित करता है। PLR आधार ब्याज दर की तरह कार्य करता है। कौन? PLR आधार ब्याज दर की तरह कार्य करता है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। पूसा बोल्ट एक प्रजाति है किसकी? गेहूं की, सरसों, चना, मूंगफली। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका बी, सरसों की, ठीक है। पूसा बोल्ट एक सरसों की प्रजाति है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 29वां, 20वां, 15वां और 10वां। तो भैया बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका 20वां। जी हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 1,86,292 है। इसमें अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 0.83% है, ठीक है। राज्य का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। इसलिए जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान कितना है? 20वां। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है? रसिया, सावनी, ठुमरी, कालबेलिया। भैया बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है ये कालबेलिया। भैया कालबेलिया राजस्थान की पारंपरिक संगीत नृत्य शैली है, ठीक है। यह सपेरों की जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें केवल महिलाएं नृत्य करते हैं और पुरुष वाद्य बजाते हैं। कालबेलिया को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। रसिया, सावनी, ठीक है, ये रसिया, सावनी और ठुमरी
ये उत्तर प्रदेश की पारंपरिक संगीत नृत्य शैलियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन, घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? क्या? घड़ी और गृहकर, ठीक है। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इस तरीके के क्वेश्चन भाई आपके एग्जाम में देखने को मिला है, तो इसलिए आप इनको तैयार रखें। तो सही विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन ने अपनी शासनकाल में लगान यानी खराज पैदावार का 1/2 भाग कर दिया तथा मकान और चराई कर 2 नए कर लगाए। मतलब समझिएगा बात को, अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में लगान, जिसका जो खराज बोला जाता था, पैदावार का आधा यानी 1/2 भाग कर दिया तथा मकान कर की मकान कर और चराई कर 2 नए कर और लगा दिए। चराई कर यानी दूध देने वाले पशुओं पर लगा दिया था, ठीक है, हर चीज़ पर कर। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध राजनीति करने का आरोप लगाया? तो लाला हरदयाल, लाला जो है बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह। भाई बताओ सही विकल्प? सही विकल्प है आपका बी, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर 20वीं सदी के आरंभ में उग्र जो है राष्ट्रवादी संप्रदाय को एक अनुकूल राजनीतिक वातावरण प्राप्त हुआ। तिलक के अलावा उग्र जो है राष्ट्रवाद के दूसरे महत्वपूर्ण नेता जो थे वो बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय थे। उनका मत था कि भारतीयों को मुक्ति स्वयं अपने प्रयासों से प्राप्त करनी होगी, उन्हें अपनी पतित स्थिति से उबरने के लिए प्रयत्न करने होंगे, ठीक है। उग्रवादियों ने नरमपंथियों पर सरकार से प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया, इससे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? ठीक है, तो दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, फर्नाओ नुनीज। भाई बताओ सही विकल्प? सही विकल्प है आपका ये पीटर मुंडी। पीटर मुंडी भैया ये भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में जो है पीटर मुंडी जो है शाहजहां के शासनकाल में आया था और ये ब्रिटेन का निवासी था, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तीनों ये पुर्तगाल के थे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर, निम्न में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? सरदार पटेल, सीआर दास ने, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी साहब। तो भाई बताओ सही विकल्प? तो सही विकल्प है आपका भैया यहाँ पर डी, जी हाँ, महात्मा गांधी। 1930 से 32 के बीच लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इनमें से कांग्रेस के प्रतिनिधि सिर्फ 2 दूसरे गोलमेज में सम्मिलित हुए थे। गांधी जी इसमें जो है कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा और गांधी जी को खाली हाथ भारत लौटना पड़ा। भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखें, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949, 15 नवंबर 1949। तो भैया बताओ सही विकल्प? सही विकल्प है, हम सब जानते हैं, बहुत सरल है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, 29, 30, 31। तो भाई बताओ सही विकल्प? सही विकल्प है आपका बी, यानी अनुच्छेद 29, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र या उसके जो है किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृत है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखें, राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के सभी सदस्य, विधानमंडल के सभी सदस्य, विधानमंडल के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो भाई बताओ सही विकल्प? सही विकल्प है आपका यहाँ पर, जी हाँ, डी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन जो है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। इनका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल चुना जाता है। 8 संघ राज्य क्षेत्रों में सिर्फ 3 दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि राज्यसभा में हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था? रोजगार बढ़ाना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो भाई बताओ सही विकल्प है आपका डी। जी हाँ, जो है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी मतलब योग्य बनाना। तो यहाँ पर देखें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी में पंचायत गठन का वर्णन है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? क्वेश्चन को समझिएगा भैया। देखें यहाँ पर चंबल घाटी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, शरावती परियोजना, हीराकुंड परियोजना। क्या पूछ रहा है कि किस एक जो है नदी घाटी परियोजना से मतलब जो है एक से अधिक राज्य को लाभ प्राप्त होता है? तो यहाँ पर देखें तो सही विकल्प है मित्र, आयोग ने जो माना है वो है चंबल घाटी परियोजना। ध्यान से पहले समझिएगा, चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 बांधों का निर्माण किया गया, जिसमें गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, कोटा या जवाहर सागर बांध। अगर हम बात करें चंबल नदी घाटी का परियोजना की बात करें तो मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है जो जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। लेकिन ये भी भैया मयूराक्षी परियोजना, यह भी जो है यह इस परियोजना से पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद एवं बीरभूम और झारखंड का संथाल परगना के क्षेत्र लाभान्वित होते हैं। ठीक है, उत्तर तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन अब आयोग ने इसको माना है, तो अगर दोनों विकल्प एक साथ रहें तो आपको इसी चंबल घाटी परियोजना पर जो है टिक मारना है। लेकिन अगर इसमें से दोनों में से एक रहे तो दोनों में से एक ही को आपको लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शरावती परियोजना की तो भैया इससे लाभ होता है कर्नाटक को और हीराकुंड से उड़ीसा को लाभ होता है। तो आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो जापान, ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका का पश्चिम तट, दक्षिण पूर्व एशिया। तो भाई बताओ सही विकल्प है ये ब्रिटिश कोलंबिया। तो ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। और अगर हम बात करें जापान को तो जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका तट जो है का पश्चिम तट, चिली का चुकवी कमाटा जो है ताबा खान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे विश्व की ताबा राजधानी कहा जाता है। किसको? इसको जो है क्या कहा जाता है? विश्व की ताबा की राजधानी। ठीक है, और अगर हम बात करें दक्षिण पूर्व एशिया तो यह विश्व का सबसे ऊंचा जो है पठार पामीर है और पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया को क्या कहा गया भैया? पर्वतों का सागर। और दक्षिण पूर्व एशिया को क्या कहा गया? यहाँ पर विश्व की छत। ठीक है, जापान को क्या कहा गया? उगते हुए सूरज का देश। और इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया भैया विश्व की ताबा राजधानी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? टेस्ला, गॉस, न्यूटन जो है एम्पियर मीटर, वेबर। आपको बताना भाई सही विकल्प है ये वेबर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मापक गॉस है। ठीक है, एमकेएस प्रणाली में वेबर मीटर होता है और एसआई प्रणाली में टेस्ला, और वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, ना कि चुंबकीय क्षेत्र का। आगे बढ़ते हैं भैया, रेडियो जो है एक्टिविटी का आविष्कार किया था रदरफोर्ड ने, बेकरल ने, बोर ने, मैडम क्यूरी ने। भाई बताओ सही विकल्प है ये बेकरल ने। तो रेडियो जो है एक्टिविटी का आविष्कार हेनरी बेकरल ने किया था। रेडियो सक्रियता वह प्रक्रिया है जिसमें परमाणु के सभी नाभिक उच्च ऊर्जायुक्त विकिरणों का परमाणिक कणों का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, बात हो रही है क्या कि रेडियो सक्रियता वह प्रक्रिया है जिसमें परमाणु के सभी नाभिक उच्च ऊर्जायुक्त विकिरणों या परमाणविक कणों का उत्सर्जन करते हैं। ये तत्व जिनकी परमाणु संख्या लेड 82 से अधिक है रेडियो एक्टिव तत्व हैं। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। अगर हम बात करें रदरफोर्ड का तो इन्होंने नाभिक की खोज की थी। और रेडियम का आविष्कार किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? तो 60%, 70%, 80%, 90%। भाई बताओ सही विकल्प है डी 90%। प्लाज्मा रक्त का हल्के पीले रंग का कुल क्षारीय, साफ, पारदर्शक और आधारभूत तरल होता है। यह रक्त का लगभग 55 से 65% भाग बनाता है। इसमें 90 से 92%
जो है भाग जो है जल का होता है। शेष 8 से 10% भाग में कई प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और नीति आयोग का उपाध्यक्ष उपराष्ट्रपति। भाई बताओ सही विकल्प है ये केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। 101वें राष्ट्रीय संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279A1 में जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया। यह वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। जीएसटी परिषद के सदस्य सभी 28 राज्यों एवं 3 संघ शासित क्षेत्रों दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, कौन संघ शासित प्रदेश कौन कौन से? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई अन्य मंत्री, कुल 31 सदस्य होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो इनकी जो है 17 दिसंबर 2022 को राजधानी नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक संपन्न हुई। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत और जर्मनी। तो भाई बताओ सही विकल्प है आपका ये संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो शून्य आधारित बजट, जीरो बेस बजट, यह प्रक्रिया है इसमें विभाग या संगठन के प्रत्येक व्यय मद को बिल्कुल नए आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। यह प्रत्येक क्रिया के लिए न्यूनतम व्यय स्वीकार नहीं करता है। इस तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम 1962 में अमेरिका में हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने इसका उपयोग राज्य के व्ययों को नियंत्रित करने हेतु किया। इस सिद्धांत के प्रतिपादक पीटर ए पायर थे। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने लागू किया। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। भाई बताओ सही विकल्प है ये वाला मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? पारिस्थितिकी विज्ञान, आनुवंशिकी, जनांकी और वायरस विज्ञान। भाई बताओ सही विकल्प है आपका सी। जी हाँ, जनांकिकी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन भैया आपके जीआईसी प्रवक्ता में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को जनांकिकी कहा जाता है या डेमोग्राफी। ठीक है, तो डेमोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी लेखक असिले गुहलार्ड ने 1855 में किया था और 1500 से लेकर के 15 से 64 आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहा गया है। कितनी उम्र के? 15 से 64 उम्र के बीच की जनसंख्या को। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखें, लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है प्रारंभ हुआ कब? 1985-86, 1975-76, 1989-80, 89-90 और 1980। भाई बताओ सही विकल्प है आपका बी। जी हाँ, लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है वर्ष 1975-76 में प्रारंभ हुआ। उस वर्ष दक्षिण एशियाई पर्यटन वर्ष मनाया गया। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए लखनऊ की कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देना। इसके बाद में प्रतिवर्ष लखनऊ महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखो भैया, प्रथम बौद्ध संगीत समिति का आयोजन तो अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में, उदयभद्र के शासनकाल में। भाई इतनी बार पूछा गया और इस बार भी आपके जीआईसी एलटी ग्रेड में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको हम यहाँ पर चूंकि डिस्कस किया जा चुका है क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी, तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है आपका बी, अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीत जो कि अगर उसकी हम बात करें, किसकी? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन की बात हो रही है, तो इसका स्थान था राजगृह। ठीक है, सप्तपाणी गुफा में और समय इसका 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे। ठीक है, और शासनकाल था अजातशत्रु यानी हर्यक वंश का। ठीक है, इसका उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक एवं सुत्त पिटक में संकलित करना। ठीक है, अगर हम बात करें द्वितीय संगीत का तो इसका स्थान भी वैशाली और समय 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष जो है इस तरीके से इसका पूरा जो है विवरण दिया हुआ है, आप इसको पीडीएफ से पढ़ सकते हैं और ये ऑलरेडी एक बार आप लोगों को बताया जा चुका और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी गया है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तुर्की धनुषधारियों को नियुक्त किया था?
तो बुक्का फर्स्ट, हरियर फर्स्ट, हरियर सेकंड, देवराय फर्स्ट। तो ये सही विकल्प यही है भैया। और ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए देवराय प्रथम जो कि जिसका राजारोहण 5 नवंबर 1406 ईस्वी, जो कि विजयनगर का शासक बना, ठीक है। बहमनियों की शत्रुता से निपटने हेतु इसने जो है तुर्की धनुषधारियों को सेना में भर्ती किया। बहमनी विजयनगर युद्ध में पराजय पर इससे जो है अपनी पुत्री का विवाह बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से करना पड़ा और दहेज स्वरूप जो है दोआब क्षेत्र का बांकापुर बहमनियों को देना पड़ा। इसे अश्वसेना के महत्व को पहचाना और फारस व अरब से घोड़े भी इसने खरीदे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे कहा जाता था क्या? महाले जागीर, महाले खालसा, महाले पैबाकी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका सी, महाले पैबाकी। जी हाँ, तो भैया सही विकल्प है आपका महाले पैबाकी, ठीक है। भू राजस्व आवंटन हेतु आरक्षित भूमि को महाले पैबाकी कहा जाता था। इसका उपयोग नई जागीरें प्रदान करने हेतु भी किया जाता था। राज्य के सीधे नियंत्रण में रखी हुई भूमि को हम क्या कहते हैं? महाले खालसा, ठीक है। राजकीय कर्मचारियों को सेवाओं के बदले दी गई भूमि को महाले जागीर, ये ठीक है। तो मुगल काल में वतन जागीर और अलतमगा जागीर वंशानुगत आधार पर दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए, ठीक है। भारत में फ्रांसीसी अपनी कंपनी जो है असफल हो गई, ठीक है। भारत में फ्रांसीसी कंपनी असफल हो गई और दूसरा कारण क्या है? फ्रांसीसी कंपनी में संरचनात्मक कमजोरी थी। तो आपको बताना है ए और आर दोनों सही, आर एक ही सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ये सत्य है परंतु आर असत्य है, ये असत्य है परंतु आर सत्य है। तो भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये वाला, ठीक है। ए और आर दोनों सत्य हैं और ये जो है आर की मतलब आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। तो इस तरीके से सभी यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में व्यापार हेतु हुआ था। अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के संघर्ष में फ्रांसीसी कंपनियां असफल रहीं। इसका मुख्य कारण था फ्रांसीसी कंपनी की संरचनात्मक कमजोरियां। इस तरह से ये आपका पहला विकल्प सही होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई। तो देखो भैया यहाँ पर बेलगांव अधिवेशन, ये देखो कितनी बार पूछा गया भैया, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेलगांव अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, ये मद्रास। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प आपका सी, लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। प्रस्ताव था कि नेहरू समिति रिपोर्ट को निरस्त घोषित करना, ठीक है। और स्वराज शब्द का अर्थ अब पूर्ण स्वराज रख दिया गया। कांग्रेस का लक्ष्य जो है पूर्ण स्वतंत्रता तय कर दिया गया इसी अधिवेशन में और विधानमंडलों व सरकारी समितियों का बहिष्कार किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो भाई बताओ ये पहला सही विकल्प है कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने की थी। तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको पूछा गया भाई एग्जाम में, जो 6 विषय को हो चुके हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त आपको बताना अनुच्छेद 358, 359, 13 और 356। तो भाई इसमें जो सही विकल्प है वो है आपका ये अनुच्छेद 359। तो यहाँ पर देखें, आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति जो है आपातकाल के दौरान भाग 3 प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को स्थगित कर सकते हैं। परंतु अगर हम बात करें अनुच्छेद 20 व 21, ठीक है, 20 जो है ना अपराधों की दोष सिद्धि में संरक्षण और 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कभी निलंबित नहीं हो सकते। यह प्रावधान 44वां संविधान संशोधन 1978 से सुनिश्चित किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक और साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो भाई बताओ ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ये देखो भैया यहाँ पर जो सही विकल्प है ये पहला वाला यानी सी वाला, सॉरी साधारण विधेयक। तो यहाँ पर देखिए, जब कोई साधारण विधेयक एक सदन में पारित होकर दूसरे सदन में भेजा जाता है और दूसरा सदन उसे अस्वीकार कर देता है तो संशोधनों पर असहमति हो जाती है। दूसरा सदन विधेयक को 6 महीने तक रोके रखता है।
तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने से प्रभाव भी लोकसभा का अधिक होता है। तो यहाँ पर देखिए भैया अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध है अनुच्छेद 322 से, 323 से, 323 ए से, 323 बी से। भाई बताओ सही विकल्प है सी। जी हाँ, तो प्रशासनिक अधिकरण का संबंध अनुच्छेद 323 ए से है। यह प्रावधान भाग 14 ए में है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसका उद्देश्य था सेवा विवादों से संबंधित मामलों का त्वरित निपटारा करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? किसके? लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। अलास्का, स्कैंडिनेविया और ग्रीनलैंड, आइसलैंड। भाई बताओ सही विकल्प है आपका स्कैंडिनेविया। जी हाँ, स्कैंडिनेविया प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। और एस्किमो जनजाति की अगर हम बात करें तो ये अलास्का से ग्रीनलैंड तक फैली हुई है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है? कोहरा, ध्वनि, प्रदूषित जल, धुआं। तो भाई बताओ सही विकल्प है डी। जी हाँ, यहाँ पर रिंगलमैन स्केल का उपयोग धुएं के घनत्व मापन के लिए किया जाता है। इसका विकास मैक्सिमिलियन रिंगलमैन पेरिस के जो थे 1888 ईस्वी में उन्होंने किया था। इसमें सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं के 5 स्तर होते हैं। धुएं का आभासी घनत्व इन्हीं स्तरों से आंका जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है कानपुर में, धामपुर में, रामपुर में, लखनऊ में? तो यहाँ पर है भैया सही विकल्प है आपका डी। जी हाँ, कहाँ? लखनऊ में भारतीय वनस्पति शोध संस्थान यानी इंडियन जो है बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। यहाँ पर हम लोग अपने बच्चों को घुमाने के लिए भी ले गए हैं। ठीक है, यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन कार्य करता है और इसका मुख्य कार्य है जीव विज्ञान एवं टैक्सोनॉमी अनुसंधान जो है इसका मुख्य कार्य है। अगर हम बात करें कानपुर में, तो कानपुर में है भैया दलहन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मानव की सामान्य स्वास्थ्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। भैया बताओ सही विकल्प है डी। जी हाँ, तो सामान्य स्वस्थ आँख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। यह वह न्यूनतम दूरी है जिस पर रखी वस्तु आँख को स्पष्ट दिखाई देती है। इसे न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि दूरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? यूरिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पर सही विकल्प है डी, लैक्टिक अम्ल। मानव शरीर में 500 से अधिक पेशियाँ होती हैं। पेशियों के संकुचन से सभी गतिविधियाँ होती हैं। अधिक परिश्रम करने पर पेशियों में लैक्टिक अम्ल का संचय होता है। यही पेशी थकान का कारण है। आगे बढ़ते लेते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। अगला क्वेश्चन है 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ये देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया और अभी आपके जीआईसी प्रवक्ता 2021 में भी ये पूछा जा चुका है। तो ग्रामीण आवास, ग्रामीण स्वच्छता, पेयजल और ग्रामीण सड़क। तो इसमें जो पूछा जा रहा है कि अंग कौन नहीं है, तो कौन नहीं है भाई? इसमें है ग्रामीण स्वच्छता, इसका अंग नहीं है। भारतीय निर्माण योजना का शुभारंभ 16 दिसंबर 2005 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था और यहाँ पर जो है ये ग्रामीण आवास, पेयजल और ग्रामीण सड़क से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसमें ग्रामीण स्वच्छता शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1979, 1982, 1984, 1986। भाई बताओ सही विकल्प है आपका सी, 1984। जी हाँ, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना अप्रैल 1984 में की गई। इसकी स्थापना एम.ए. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में बने विनाशवान कृषि उत्पादों पर समूह की सिफारिशों पर आधारित थी। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1880 के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भैया देखो यहाँ पर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है? झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। भाई बताओ सही विकल्प है ये पहला वाला। ठीक है, कौन? झारखंड।
तो देखिए 2011 जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात 943 है और झारखंड जो है 949 है राष्ट्रीय औसत से अधिक। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में तो 931 है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में 929 है, गुजरात में 919 है, सभी राष्ट्रीय औसत से कम है। तो आगे बढ़ते हैं भैया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं कहाँ पर? देखो यहाँ पर 4 विकल्प है, विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, उपरोक्त सभी। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये सिंगरौली क्षेत्र में। तो यह है उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार सोनभद्र जिले के सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। सिंगरौली कोयला क्षेत्र और सोन नदी घाटी कोयला का भाग है। यह क्षेत्र मुख्यतः जो है मध्य प्रदेश के सीधी जिला, जो जिले का नाम है सीधी, तथा आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में फैला हुआ है। कोयले के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 9वां स्थान है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता भाई। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने यहाँ पर जो है 54 क्वेश्चन को देखा, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप रेगुलर बेसिस पर मित्र तैयार रखें और उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही होंगी। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर ना किया हो तो कर लीजिएगा। पीडीएफ ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।